हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज प्राइम टाइम डिबेट में जहरीली शराब को लेकर SIT की रिपोर्ट की परतें खोलेंगे, क्योंकि हरियाणा न्यूज के पास SIT की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस कांड के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि DGP को एक्सटेंशन मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज क्यों टेंशन में आ गए हैं। क्या DGP के एक्सटेंशन को लेकर एक बार फिर CM मनोहर लाल और जो गृह मंत्री अनिल विज है वो आमने सामने आ गए हैं? क्या उनके बीच एक नया विवाद जन्म ले लिया है? लेकिन उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जहरीली शराब कांड मामले में गठित SIT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 3 जिलों सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब से 43 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई है। रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल को मौत का कारण बताया गया है। शराब तस्करों ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाई थी, जिसकी पुष्टि हो गई है। SIT की टीम में सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद के DETC, AETO, EI और SP, DSP, SHO चौकी इंचार्ज के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने पर उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में जांच में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की असफलता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्टिलरियों पर कोई चेक नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2012 से अब तक डिस्टिलरियों के कोई भी CCTV नहीं मिले। SIT की रिपोर्ट में ओपन ऑनलाइन मॉनिटरिंग से युक्त फोलोमीटर लगाने और अनियमितता पाने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में आबकारी विभाग और आबकारी व्यवस्था का व्यापक रूप से सुधार करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड या निगम बनाने की भी सिफारिश की गई है। इस मामले में आगे CBI या ED से भी जांच करवाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में दिल्ली और राजस्थान के तर्ज पर सभी सरकारी ठेके दिए जाने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा शराब के सरकारी ठेकों से होम डिलीवरी करने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अवैध शराब तस्करी से हरियाणा में पिछले 3 से 4 साल में करीब 9500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसकी CBI जांच की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा मार्का शराब 6 राज्यों में अवैध रूप से पहुंच रही है और दूसरे राज्यों में अवैध तस्करी के लिए ट्रांसपोर्टर जाली GST बिल और जाली RTO नंबर प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बात जहरीली शराब कांड की हुई, लेकिन प्रदेश में DGP मनोज यादव को मिले एक्सटेंशन पर भी CM और गृह मंत्री के बीच विवाद बढ़ गया है। CM मनोहर लाल ने मंगलवार को मनोज यादव के 1 साल तक एक्सटेंशन की जानकारी दी। CM ने कहा कि नए आदेश के मुताबिक मनोज यादव अपने मूल कैडर हरियाणा में 1 साल या अगले आदेश तक बने रह सकते हैं। देखिए, उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चौके कंटिन्यू हैं, उनको 1 साल के लिए वहां से एक्सटेंशन मिली है और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं, या दिल्ली IB वाले उनको डेप्रेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। लेकिन हरियाणा के DGP मनोज यादव को सेवा विस्तार के बाद गृह मंत्री अनिल विज का मिजाज फिर बिगड़ गया है। DGP मनोज यादव के एक्सटेंशन की जानकारी मिलने के बाद विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि DGP का महकमे में अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वे अपने कार्य में अक्षम हैं, यहाँ तक कि उनसे किसान आंदोलन भी नहीं संभला। इसके अलावा अनिल विज ने पत्र में हरियाणा की कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया है। उधर CM के खुलासे के तुरंत बाद अनिल विज ने सरकार को 8 अफसरों के नाम का पैनल भेज दिया है। पैनल में मनोज यादव का नाम भी शामिल है। पैनल में SS देवसाल, KK सिंधु, मनोज यादव, PK अग्रवाल, मोहम्मद अकील, RC मिश्रा, देवराज सिंह और शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल है। इस बीच DGP मनोज यादव पर सख्त गृह मंत्री अनिल विज ने
डीजीपी और एडीजीपी श्रीकांत जाधव के विवाद में विज ने डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में नारकोटिक्स टीम बनाई गई थी, जिसमें श्रीकांत जाधव ने होम डिपार्टमेंट को ये शिकायत की थी कि जांच के दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं किया गया। अब इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट गृह मंत्री ने तलब किया है, यानी भले ही मनोज यादव को एक्सटेंशन मिल गया हो, लेकिन उनका टेंशन खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। उधर मनोज यादव के सेवा विस्तार को लेकर सीआईडी विवाद के बाद सीएम और गृह मंत्री एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो शराब कांड का सच और एक्सटेंशन के टेंशन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज का सवाल आपको दिखा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का सवाल है कि क्या शराब कांड में बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों पर एक्शन की सिफारिश की गई है? अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप कीजिए और ना है तो नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है 9999432146 पर जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपका जवाब हम दिखाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपसे मुलाकात करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। अमित नेहरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। और बेणु अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल कांग्रेस से कि बेणु जी, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट जो उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसकी जो कॉपी है वो हरियाणा न्यूज के हाथ भी लगी है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो 47 लोग जहरीली शराब कांड में मरे थे उनमें उनके लिए जिम्मेदार जो है वो आबकारी विभाग और पुलिस है। क्या कांग्रेस भी यही मानती है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, मैं केवल एक लाइन में पूरी बात को आपका निचोड़ बता सकती हूं कि फेलियर ऑफ कंप्लीट सिस्टम, कि आज जो ये सरकार आई है धोखे से, ठगबंधन जो हमारे बीच में ये मिला है, इस ठगबंधन के राज में आज शराब माफिया हरियाणा में इतना बढ़ गया है। हरियाणा से जो शराब बाहर के राज्यों में जाती है, तस्करी हुई है, जाली जीएसटी बिल और जाली आरटीओ नंबर प्लेट्स के चलते जिस तरह शराब की तस्करी हो रही है, हमारे अधिकारियों की नाक के तले, हमारे नेताओं की नाक के तले इतना बड़ा अपराध और इतना दुखदाई वाकया जो हुआ था, जो 47 लोग, जो 47 परिवार खराब हुए, कौन है उनका जिम्मेदार? आप बस ये, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब शायद हमारे बीच में नहीं है, आप उनसे केवल ये पूछिए कि कौन है इस बात का जिम्मेदार, किसके पास इसकी जिम्मेदारी? ठीक है, हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लेकिन सर इसके साथ सवाल यह है कि जहरीली जो शराब कांड हुआ था उसमें एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें आबकारी विभाग और पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्या छोटे छोटे जो अधिकारी हैं खास करके उनको बताया जा रहा है? क्या इस मामले में जो बड़ी मछलियां उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी मैं इनको मैडम को सुन रहा था, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दे रही हैं। एक प्रदेश में जो लोक हितैषी सरकार प्रदेश में काम कर रही है और जो माफिया कांग्रेस के समय काम करता था वो माफिया कंटिन्यू चला आया, उसको पकड़ने का काम बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने किया है। और जो ये बात आप कह रहे हैं कि छोटे लोगों पर कार्रवाई है, देखिए क्राइम है, कोई भी कहीं भी, पूरे आप इसी को छोड़ दीजिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल और 3 साल सीधी तरह से आबकारी विभाग और पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है, चाहे छोटा है, अधिकारी है, आम आदमी है, अगर क्राइम है उसमें कोई भी इन्वॉल्व होगा, कार्रवाई यानी सिस्टम में कमी है ना सर? जो सवाल उठाया गया है तो सीधे सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, चाहे वो, मैं ये कहता हूं आबकारी विभाग क्यों, किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी कहीं किसी भी क्राइम में अगर इन्वॉल्व होगा तो कार्रवाई होगी। कोई भी अधिकारी है, छोटा कर्मचारी है, बड़ा कर्मचारी, इस बात का कोई
कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी ये कोई भी यहाँ नहीं कांड, होता। कोई ये भी कांड ये होने से कांग्रेस के पहले समय आप शायद उस हमारी पर ये ध्यान बहन भूल नहीं गई है, देंगे। कांग्रेस और के जब समय वो ये कांड हो डिस्क्रिमिनेशन था, जाएगा, वो उस लोगों समय के चेहरे परिवार देख खराब करके हो ही जाएंगे, अपराध उसके की संख्या बाद- बनती उसके है। वेणु जी एक एक बाद आज वो करके नहीं है, वेणु जी आपसे पहले जवाब छोटे लेंगे, का कोई फर्क नहीं पहले है। बोल लेने दीजिए अगर- भाटी जी को। जी जी, अब अगर कोई कहीं भी कोई इन्वॉल्व होगा, किसी भी क्राइम में होगा, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, उस पर कार्रवाई होगी। बड़े और छोटे का कोई सवाल इसमें लेकिन नहीं भाटी है। जी, आबकारी विभाग एवं कराधान विभाग जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास है, और इसको लेकर हमने देखा कि पहले भी गृह मंत्री से खींचतान देखने को मिला। अब ये जो रिपोर्ट आ रहा है, क्या एक बार फिर समस्या बढ़ सकती है, तनातनी बढ़ सकती है दोनों विभागों को लेके? नहीं, तनातनी क्यों बढ़ेगी? तनातनी का कोई अर्थ ही नहीं क्योंकि होता। इस कोई आदमी रिपोर्ट involved है रिपोर्ट तो में उसका नाम इस आएगा। रिपोर्ट इसमें में तनातनी सीधे का- आबकारी विभाग को कहा जा रहा है, और आबकारी विभाग डिप्टी सीएम के पास है, और उससे पहले गृह मंत्री ने रिपोर्ट तलब किया था जब एसआईटी ने ये रिपोर्ट पेश किया था उस दौरान। देखिए, इसलिए ये आशंका कहीं भी- नहीं, सुनिए, तनातनी का कोई हिसाब नहीं कहीं भी किसी तरह का। बिल्कुल पूरे सामंजस्य के साथ सरकार काम कर रही है, कहीं किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई जो भी कोई इसमें कहीं इन्वॉल्व होगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बड़े और छोटे का कोई ठीक है। इसमें सवाल नहीं है। ठीक ना है। किसी ठीक है। दुष्यंत चौटाला अमनदीप केसरी जी, ठीक है भाटी जी, अमनदीप का केसरी नाम जी, लेंगे, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ठीक है भाटी जी, अमनदीप केसरी जी, भाटी जी कह रहे हैं कि अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि जिन 47 लोगों की जान चली गई, क्या इस लिपापोती से काम पूरा हो जाएगा, या इसके लिए जो ऊपर तक के जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी एक्शन लेने की जरूरत है? जी खालिद जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक आपकी रिपोर्ट को सुन रहा था, देख रहा था जी। और बड़े देखिए किस तरह के हालात आज हमारे प्रदेश में बने हुए हैं। खुद गृह मंत्री ये मानते हैं कि जो प्रदेश का कानून व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। आपने दिखाया, उन्होंने लेटर भी जारी किया कि जो पुलिस प्रशासन है उसके बस की बात नहीं है रही है। जब खुद प्रदेश के गृह मंत्री ये स्वीकारते हैं तो मुझे हंसी आती है भाजपा प्रवक्ता की बातों पे, जब वो ये कहते हैं कि यहाँ सरकार में सामंजस्य है और सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। तो मुझे इनकी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद इनके मंत्री ये चीजें स्वीकारते हैं। और निश्चित तौर से बड़ी मछलियां बार बार खुद मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से एसआईटी बनाई गई, एसईटी उसको कर दिया गया, खुद कैबिनेट मंत्रियों ने स्वीकारा कि बड़ी मछलियां इस शराब घोटाले के अंदर शामिल थी, उनको कहीं ना कहीं बचाने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है, और वो उसके कोई वाजिब कारण होंगे ताकि हरियाणा की सरकार बची रहे। सत्ता के लालची लोग हैं कि इनको कुर्सी ज्यादा प्यारी है, इस वजह से इनको आम नागरिकों की जान की परवाह नहीं। 47 नहीं, ये 47,000 और 47 लाख जाने में ले चुके हैं। आपके सामने अभी ताजा उदाहरण किसान आंदोलन का चल रहा है कि सरकार के सिर में जूं तक नहीं रेंगती है, जितनी मर्जी जाने चली जाएं। ये केवल एक शराब घोटाले की बात नहीं है, और हमें हर मौके पे देखने को मिल रहा है कि केवल सत्ता हरियाणा के अंदर बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी हुई है अपने मंत्रिमंडल को कि वो जिस तरह मर्जी चाहे, उसमें चाहे लोगों की जान लेनी पड़े, चाहे उनका किसी तरह से भी उनका खून निचोड़ना पड़े, उनका खून पीना पड़े, ये काम जारी रहेगा। ठीक है भाटी जी, इसमें एक सिफारिश और भी है कि सीबीआई या ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? भाटी जी तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है जी। पूरा सवाल मैंने आपका सुना नहीं है सर। सवाल यह है कि ये जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक बात और है, जो सिफारिश की गई है वो सीबीआई या ईडी से इस मामले की जांच की सिफारिश की गई है। क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? नहीं, देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, अब रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन बनेगा। अभी तो बहुत ज्यादा विस्तृत जो है जानकारी इसके विषय में अभी कुछ कहना अभी मुझे लग रहा है जल्दबाजी होगी, और इसके पूरे तथ्य आने तो उसके बाद ही इसके ऊपर जो है कुछ बोला जा सकता है। ठीक है। बेड़ू अग्रवाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी कह रहे हैं भाटी जी कि अभी इस पे कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक तरह से जो एसआईटी का गठन किया गया था, एसआईटी ने इस तरह की चीजें सिफारिश की है, ये अपने आप में एक सवाल तो है। क्या सरकार ये सीबीआई जांच कराना चाहेगी, ईडी से जांच कराना चाहेगी अगर रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक जब होता है?
देखिए खालिद भाई, अभी जैसे भाटी जी बेचारे सक पका रहे हैं, इनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं, तो ये बोलेंगे क्या? खुद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शराब के कारोबार में अपराधियों का वर्चस्व है। बिल्कुल। अब सरकार किसकी है, सिस्टम किसके हाथ में है, और जो सबसे ज्यादा जो घोटाला एक्साइज डिपार्टमेंट में हुआ है वो किसके हाथ में था, और वो किसानों के नेता होते हुए भी आज किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इसी जाल में फंसे हुए हैं, वो सरकार के हाथ में फंसे हुए हैं कि वो सरकार का साथ दें या किसानों का साथ दें। तो ये तो आप कहते हैं ना, एक दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। इनके अपने मंत्री, अपने ही इनके लोग पूरी बात को मान रहे हैं कि घोटाले भी हुए हैं, सरकार की तरफ से कमियां भी रही हैं, और कमी नहीं भारी कमी रही है कि अपराधियों को इन लोगों ने शरण दी, अपराधियों को उठाया गया, अपराधियों को इन्होंने इतनी पावर दी कि वो इस तरह का काम कर सकें। और अब आप इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी बोलना वाजिब नहीं है। अभी बोलना तो आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, आप बोलेंगे क्या? भाटी जी, एक और भी सवाल है कि इन 3-4 सालों में करीब 9500 करोड़ का राजस्व का चूना लगा है लापरवाही की वजह से। क्या इस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, मेरी बहन बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही हैं। शायद कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस के समय जो, अगर मैं शराब माफियाओं की बात करूं, सुन लीजिए बहन जी, आप सुनिए जरा, आप सुनिए, केवल आप जो है ना आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए जरा, आप सुन लीजिए। कांग्रेस के समय घर घर तक सप्लाई होती थी, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। कांग्रेस के समय माफिया हावी थे, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने कार्रवाई की। हमने तो अपराधियों को अंदर किया है। आप उसको रोक नहीं पाए या आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं, आप सुनिए जरा, क्या कांग्रेस ने इन अपराधियों को पकड़ा क्या? वो खुद कहते हैं हम तो कांग्रेस के समय कर रहे थे। जो तथ्य निकल कर आए, लेकिन लॉकडाउन में भी तो शराब घोटाला देखने को मिला था, कैसे सप्लाई हो रही थी लॉकडाउन के दौरान, जब सारी चीजें बंद थी। दूसरी बात, क्योंकि सरकार पारदर्शी सरकार है, सरकार ने कोई भी क्राइम उसको रोकने का काम किया, अपराधियों को अंदर करने का काम किया, इसलिए अपराधी कोई बच नहीं सकता। आप कहते हैं कि बोलने से बच रहे हैं, हम कहते हैं कि अपराधी कोई बच नहीं सकता। इसलिए ये कोई भी तथ्यहीन बातें करना इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक नहीं है। अपराधियों को पनाह दी, ठीक है। अमित नेहरा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो शराब माफिया जो कांग्रेस के समय से कंटिन्यू चले आ रहे थे, उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। ठीक है, ठीक है। नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहरा जी, सवाल यह है कि आज जिस एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो एक कॉपी हरियाणा न्यूज के हाथ भी लगी है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि किस संकेत किए गए हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस की लापरवाही की वजह से इन 47 लोगों की जान गई थी जहरीली शराब कांड में। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला मामला तो है नहीं प्रदेश में जिसमें इतने बड़े पैमाने पे जान गई हो जी जहरीली शराब पीने से, मिलावटी शराब पीने से। इक्का दुक्का तो होते ही रहते हैं, उनकी तो पूछिए मत। इससे बड़े बड़े कांड भी हुए हैं पहले, लेकिन कार्रवाई किसमें हुई आज तक? मुझे नहीं लगा कि किसी इस कांड में, इस तरह के कांड में कार्रवाई हुई हो। बात वही है कि ये गठजोड़ जो है, जो सार्वजनिक हुई है जी रिपोर्ट, वही गठजोड़ होता है, अधिकारियों का है, एक्साइज जो विभाग है उसके कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, तो उनकी मिलीभगत से होता है। देखो, अगर क्या लगता है कि ना हो, छोटे स्तर पे ये चीजें हो सकती हैं, इसमें बड़े भी स्तर पे भी लोग इन्वॉल्व होंगे? नहीं, इसमें बड़ी मछलियां, क्योंकि आप खास करके ये भी कहा गया कि 6 राज्यों में सप्लाई यहाँ से जो है वो शराब की जाती है। खास करके बहुत बिहार और यूपी जो इलाका है वहां पे देखते हैं, बिहार में तो बंद है शराब, लेकिन वहां भी कई बार जब छापेमारी होती है या फिर धरपकड़ होती है तो हरियाणा ब्रांड के शराब मिलते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है ये बहुत छोटा व्यापार होगा, बहुत छोटे लोग होंगे इसमें? नहीं, बहुत बड़ा व्यापार है ये तो समंदर है, ये मान के चले आप। और रही बात यह है कि हमने जैसा कि 1996 से लेकर 1998 तक का एक छोटा सा युग देखा था जी, उसमें कांग्रेस में बिहार की तरह, जैसे बिहार में आज के दिन शराबबंदी है, बिल्कुल
गुजरात में शराबबंदी चली आ रही है, तो इस तरह हरियाणा में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी। तो 2 साल भी नहीं चला वो पूरे। बात हुई थी कि गठजोड़, भाई पुलिस के जो कर्मचारी हैं, एक्साइज वाले जो कर्मचारी हैं, उन्होंने गठजोड़ कर लिया। तो वही चीजें अब रिपीट हो रही हैं। इसमें तो समूल नाश जो अगर करना है इस मामले का, तो बड़ी मछलियों को पकड़ना पड़ेगा, मगरमच्छों को, जहां तक मैं मानता हूं। छोटी होता क्या है कि एसआईटी बनती है, एसआईटी भी 2 बनी, आपको पता हो, यहाँ भी एक एसआईटी से यहाँ भी काम नहीं चला, उसमें भी ये हो गया, अंतर्विरोध हो गया सरकार में ही। टीसी गुप्ता के नेतृत्व में बनी थी, आपको ध्यान है? हाँ बिल्कुल। तो उसपे उंगली उठी थी कि जिसपे खुद जांच के घेरे में हो जो व्यक्ति, जो अधिकारी, वो जांच कैसे करेगा। तो इस तरह की चीजें हुई थी। जब जिस जांच की शुरुआत ही विवाद से हुई हो, तो उससे मंथन क्या निकलेगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार जो है उसको काफी नुकसान हो रहा है। 3 से 4 सालों में 9500 करोड़ रुपए का चूना लगा है इस कारोबार में, तो सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसके खजाने में कमी हो रही है इसकी वजह से। हाँ देखिए, पैरेलल जो चलता है मामला, इसमें होता क्या है, अगर प्रैक्टिकल देखें तो जिनके नाम पे ठेका छूटता है शराब का, या तो वो खुद चलाते हैं पैरेलल जिसमें टैक्स ना देना पड़े, या फिर वो व्यक्ति चलाते हैं जिनको अपनी शराब बेचनी होती है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कई बार क्या होता है कि ठेकेदार ये लिख के देते हैं पुलिस विभाग को या एक्साइज विभाग को कि फलां जगह अवैध शराब बिक रही है, फलां जगह आप कार्रवाई कीजिए, तो उस पर ढील छोड़ दी जाती है। और जब ठेकेदार खुद ही इन्वॉल्व होगा तो उसमें कार्रवाई होती ही नहीं। भाई कौन कार्रवाई करेगा, बताएगा ही नहीं, क्योंकि ठेकेदार ही बताता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये चीजें हैं, जब तक ये दूर नहीं होंगी इसमें नेहरा जी, सीबीआई और ईडी से भी जांच की सिफारिश की गई है कि इस मामले की जांच कराई जाए। ये कितनी बड़ी एक तरह से कितने लोग जो हैं इनमें इन्वॉल्व हैं, शायद एसआईटी ने इस तरफ संकेत दिया है, तो मामला गंभीर तो है। देखिए, इसमें जो आपने खुद ही कहा कि 6 राज्यों में फैला हुआ ये नेटवर्क, तो अकेले हरियाणा पुलिस के पास तो इतने संसाधन है ही नहीं कि वो इतनी बड़ी जांच कर सके। और जांच प्रभावित होने के भी चांसेस रहते हैं, आप ये मान के चलें, क्योंकि दूसरे जो प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हैं, वहां के रसूखदार व्यक्ति भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हरियाणा पुलिस का इतना वो नहीं है, तो जरूर उन्होंने कहा है कि इसमें बड़ी एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है, वो जांच करे तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। लेकिन एक और भी बात इसमें कही गई है और ये सुझाव दिए गए हैं कि शराब के सरकारी ठेकों से होम डिलीवरी करने का सुझाव दिया गया, यानी कि शराब का जो सरकारी ठेका है वहां से लोगों के घरों तक शराब पहुंचाई जाए, इस तरह के सुझाव दिए गए हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक व्यवहारिक कदम है, क्योंकि अगर ज्यादातर में ये भी देखा है कि जो शराब के ठेकेदार होते हैं, सरकारी ठेकेदार, वो भी मिलावट करते हैं। वही अगर पार्टी देने शुरू कर देंगे, अच्छा उनकी आड़ में कुछ और असामाजिक तत्व जो हैं वो भी होम डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, तो ये कोई हल नहीं है। हल तो ये है कि ईमानदारी से सरकार काम करे, जिन विभागों की ड्यूटी है इसको रोकने के लिए, उस पे अगर वो सख्ताई से काम करे तो क्यों नहीं रुक सकती। तो अगर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट अगर अपनी पे आ जाए तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो एक्शन ले, तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है वो एक तरह से उसको हल कर सकती है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभी हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आखिर बताएंगे कि आखिर डीजीपी का जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको लेकर किस तरह का टेंशन बढ़ गया है और कौन सबसे ज्यादा टेंशन में है। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि शराब का सच और एक्सटेंशन का टेंशन, खास करके प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव का सेवा विस्तार दिया गया, उसके बाद से एक तरह से सियासी उबाल आ गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और इसके साथ ही एक सवाल भी है कि क्या सीआईडी विवाद के बाद अब डीजीपी जो सेवा विस्तार दिया गया है डीजीपी को, उस मसले पर प्रदेश के गृह मंत्री और सीएम एक बार फिर आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आमने सामने की स्थिति का बात नहीं है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो 2 विभागों के बीच बातचीत और उसका सॉल्यूशन करने पर है। कुछ चीजें जो ऐसे बीच में आ जाती हैं, जैसे डीजीपी साहब ने कुछ विषय रखे हैं, तो फिर जरूरी हो जाता है कुछ चीजों पर चर्चा करना। तो कोई आमने सामने की बात होने का नहीं है।
विषय यह है कि जो कुछ हो वो ठीक हो, सर्वमान्य हो जाए, वो वही कानून व्यवस्था का मसला होता है। इसलिए गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच कोई आमने सामने की स्थिति है वो नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर है वो मामला। ठीक है, तो सुलझा लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही सीएम ने सेवा विस्तार के बारे में कल बताया, आज 8 नामों का पैनल जो है वो गृह मंत्री ने तैयार कर लिया, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, उनके कार्य विस्तार का हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र की जो उनका अंबूर कैडर है आईबी, उन्होंने उसको विस्तार दिया है। अब उसमें कोई आमने सामने की बात नहीं है कि वो डीजीपी रहेंगे कि वहां जाएंगे। वो केंद्र उनको अपने यहाँ बुला भी सकता है, और यदि कोई तालमेल बैठा तो वो यहाँ 1 साल के लिए, इनमें दोनों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो यहीं रहेंगे या यहाँ नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये तो एक ऐसे योग्य ऑफिसर का 1 साल का कार्य विस्तार देना एक सरकार को जरूरी लग रहा था, वो हो गया। लेकिन वो किस पद पर काम करेंगे तो उस समय वो केंद्र और हरियाणा सरकार बिल्कुल केंद्र और हरियाणा मामला है। जब उनकी आवश्यकता यहाँ होगी तो यहाँ काम ले लिया जाएगा, और यदि केंद्र में उनकी आवश्यकता होगी तो केंद्र में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन गृह मंत्री ने जो पत्र लिखा है उसमें तो सीधे डीजीपी पर सवाल उठाया है। उन्होंने डीजीपी का महकमे में अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, ये बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। वे अपने कार्य में अक्षम है, ये भी बात उन्होंने लिखी है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को संभालने में भी वो नहीं संभाल पाए। तो ये कई तरह के और कानून व्यवस्था के लेकर भी वो डीजीपी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये मामला इतना आसान है, सुलझ गया है, कुछ है ही नहीं? हाँ, सुलझ जाएगा। देखिए, सुलझने ना सुलझने को संघर्ष की स्थिति नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के नाते माननीय अनिल विज जी ने जो उनके विषय में कुछ बातें रखी हैं, वो उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठा के बातचीत करेंगे इन विषयों पर क्या रहा है, तो वो बात हो जाएगी उनसे। कोई ऐसा विषय नहीं है कि संवादहीनता की बात है या बात होगी नहीं। ये सब चीज संवाद चल रहा है, संवाद से हर चीज का समाधान हो ही जाता है। ठीक है, वेणुगोपाल जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑल इज वेल सरकार में डीजीपी को लेकर? ऑल इज वेल की लड़ाई नहीं है जी, ये लड़ाई है आई एम राइट कि स्टेट में देखिए कुछ तो गड़बड़ है और कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो आप और हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, कोई भी बच्चा नहीं है। और दोनों ही माननीय हैं, दोनों ही बहुत उच्च पद पर हैं, चाहे सीएम साहब हो चाहे गृह मंत्री जी हो जी। लेकिन जो ये लड़ाई है वो एक अस्तित्व की लड़ाई है, वो सर्वे सर्वा होने की लड़ाई है। सीएम साहब बहुत सी पहले भी मुद्दे हुए हैं, मैं करूंगी क्लियर अगर आप कहेंगे तो। उन्होंने अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करके एक सर्वे सर्वा होने का यहाँ पर प्रूव कर दिया था, और जब उन्होंने सीआईडी की वो पावर विज साहब से ले ली थी, थोड़ा सा भिन्न हो तो ये लोग बात करते हैं देखिए सबका, देखिए पूरी बात सुनिए। आप बात यहाँ करते हैं सबका साथ सबका विकास, आप में आपस में तालमेल नहीं है, आप अपने मंत्रियों में विश्वास जतलाते नहीं हैं, उनकी बात को आप मानते नहीं हैं। आप जनता का क्या भला करेंगे, जनता का क्या विकास करेंगे, आप ये बताइए। अभी मेरे बीजेपी भाई प्रवक्ता ने कहा कि डीजीपी साहब बहुत योग्य हैं, और अभी हमने आपसे सुना और अखबार में पढ़ा, हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा कि वो अक्षम हैं। अब ये बताइए कि किसकी बात को माना जाए? उनकी योग्यता पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, बहुत माननीय है वो, लेकिन सरकार में आपस बीजेपी तालमेल नहीं है, तो आप जनता का भला कैसे करेंगे? तभी उसमें लगा दी, उसको नकारा नालायक नहीं कर सकते। जनता का भला कैसे करेंगे? आप बस ये बताइए कि जनता कसूरवार नहीं है, जनता कसूरवार नहीं है, लेकिन वो दंड भोग रही है आप लोगों की वजह से। सत्यव्रत शास्त्री जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि वो अक्षम है सक्षम है, ये तो गृह मंत्री ने जो लिखा है अपने पत्र में वो बात बताई जा रही है। उनकी योग्यता वो तो केंद्र सरकार कहाँ करना उपयोग तो सब कोई जानता है ये। हाँ, लेकिन हम तो कह ही रहे हैं कि हम तो कोई क्वेश्चन उनकी योग्यता पर खड़ा नहीं कर रहे, ये हमारी तरफ से नहीं है। आपको भी लग रहा है कि कोई खींचतान नहीं हो रही है डीजीपी को लेकर सरकार में? जो दो बड़े ओहदेदार हैं उनके बीच सीआईडी विवाद भी हमने देखा था। खींचतान नहीं है, ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उनके ऊपर चर्चा हो जाती है, पत्र लिखा जाता है तो सर मीडिया जैसे आपने कहा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। देखिए, आप कैसे कहेंगे
कभी अनिल विज जी ने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया है कि अब नहीं, आप अस्तित्व ताकतवर की हो बात कि मैं नहीं कह रहे ताकतवर हैं। हूं। कहीं ना ये कहीं व्यवस्था का विषय है, संवैधानिक। उन्होंने पीछे साफ भी जो कहा गृह कि मंत्री किसान जो CID आंदोलन की को नहीं बात की, संभाल तो भी पाए वो उसके डीजीपी। अंदर व्यवस्था ठीक होगी तो वो मान गए उस बात को। उन्होंने जो व्यवस्था पत्र लिखा है ठीक सर, करने उन्होंने का साफ हेतु है। कहा है कि जो किसान आंदोलन है, कानून व्यवस्था का हवाला दिया उन्होंने, क्यों नहीं संभाल ये पाया? सब मुद्दे जो उठाए हैं वो गलत नहीं है। उन यानी सब आप भी पर मानते चर्चा हैं के लिए ये चीजें आई यानी हैं। आप भी मानते हैं कि उनका प्रदेश में कार्य कानून विस्तार व्यवस्था के लिए किया डीजीपी जाएगा। जिम्मेदार है। तो इन मुद्दों पर चर्चा होकर किया जाए कि हरियाणा में किसी और व्यक्ति को दिया जाए ये ताकत, या इनको रखा जाए या इनको केंद्र में भेजा जाए। ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर उनका यथा योग्य समय यानी आप भी किया जाता है। आप भी मान रहे हैं इन बातों को जो गृह मंत्री कह रहे हैं? भाई ठीक है, अमनदीप जी। अमनदीप देखिए, चर्चा अंदरूनी होनी चाहिए। ये शास्त्री जी आप हमारे साथ बने रहिए प्लीज। सर्व हूँ या मैं ठीक हूँ ऐसा नहीं है। अब जैसी हरियाणा में स्थिति है उस अगली स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आप तो सफाई दे रहे हैं ना, हम तो जो गृह मंत्री जी ने जो लिखा है, जो बोला है वही तो दिखा रहे हैं। ठीक है, अमनदीप जी आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक है? देखिए मेरे लगने की बात नहीं है। देखिए जो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और खासकर भारतीय जनता पार्टी की ये नियत रहती है कि वो शक्तियों को, जो संविधान को है और जो शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त की गई हैं, उनको कुचलने का वो काम करती हैं। खास करके जो हमारे संविधान को वो कुचलने का काम कर रही हैं। और गृह मंत्री जी का जो कदम है वो भी उसी को दर्शाता है। वो भी कहीं ना कहीं वो जो बात रखना चाह रहे हैं, ये रखना चाह रहे हैं कि मैं प्रदेश का गृह मंत्री हूं और मेरी भी बात सुनी नहीं जा रही। गृह विभाग के अंदर मेरी ही बात, मेरी राय नहीं ली जाती। और जब वो कह रहे हैं कि भाई जो सबसे बड़ा अधिकारी है गृह विभाग में, पुलिस विभाग के अंदर, वो मतलब काम करने में सक्षम नहीं, उनका टेन्योर पूरा हो चुका है, दूसरे अधिकारियों को बात दी जाए, तो ये बिल्कुल साफ है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी टकराव की स्थिति है। गृह मंत्री जी ने खुद साफ किया है कि कहीं ना कहीं जो उनकी शक्तियों का उनको उपयोग नहीं किया जा रहा, उनको केवल नाम के लिए गृह मंत्री बनाया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर, पहले भी हमें देखने को आपके समय भी पहले होता रहा है। तो इसमें तो ये सवाल की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, इसमें सवाल की कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि भाई कोई टकराव की स्थिति है नहीं, जब खुद गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे काम नहीं करने दिया जा रहा है। नेहरा जी, जिस तरह से जो पत्र में उन्होंने गंभीर बातें कही है कि जो डीजीपी हैं उनके अपने अधिकारियों पर ही नियंत्रण नहीं है, और साथ में ये भी कहा है उन्होंने कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया है। और एक और अहम मुद्दा है कि किसान आंदोलन को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर पाए, शायद ये भी बात उन्होंने कही है। और लग रहा है शायद इसको लेकर नाराजगी कुछ ज्यादा है। देखिए मुझे तो ये लगता है कि दोनों में से एक व्यक्ति तो गलत है ही, या तो गृह मंत्री गलत हैं या डीजीपी गलत हैं, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि दोनों ठीक हों या दोनों गलत हों, क्योंकि दोनों में टकराव है। तो सरकार की जिम्मेदारी है ये तो, और खासकर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएं प्रदेश को कि क्या सही है। इसमें जो मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अनिल विज ने जो चिट्ठी में लिखे हैं, वो ये है कि उन्होंने सीधा सीधा ये लिखा है कि किसान आंदोलन में डीजीपी की भूमिका फेल रही है। फेल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने सीधा सीधा। दूसरा ये उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के लिए वो असक्षम अधिकारी हैं। तीसरा उन्होंने पॉइंट लिखा है कि डीजीपी मनोज यादव का यहाँ रहना प्रदेश के हित में नहीं है। तो इतनी बड़ी बात अगर गृह मंत्री कह रहे हैं तो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, या तो गृह मंत्री पे संज्ञान लिया जाना चाहिए या उनकी चिट्ठी पे लिया जाना चाहिए। दो बातें हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गृह मंत्री भी ठीक है और डीजीपी भी ठीक है, कोई ना कोई तो गलत है ही। तो ये तो सरकार का प्रोरोगेटिव है कि उनको रखें, क्या करें उनकी उस पे। और हाल ही में देखिए अनिल विज एक अपने एक्शन के मूड में है। कुछ दिन पहले देखा होगा आपने कि डीआईजी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई थी इन्होंने, क्योंकि इनके भाई जो कपिल विज हैं उनके साथ बदसलूकी की थी। तो डीआईजी के खिलाफ जैसे ही एफआईआर हुई तो पूरे पुलिस महकमे में डर का माहौल बैठा था। तो उसी जो इनिंग को इन्होंने आगे बढ़ाया है।
तो ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि मेरा पुलिस डिपार्टमेंट पे पूरा नियंत्रण है, और किसी विभाग में किसी मंत्री का हो या ना हो, लेकिन मैं अपने जो विभाग है उसमें पूरा दखल रखता हूं, और उसी कड़ी में ये कड़ी है। हालांकि देखा था, पूरे प्रदेश ने देखा था, देश ने देखा था कि जिस तरह मुख्यमंत्री और इनके बीच में विवाद छिड़ा था, तो आखिर में ये सहमति बनी थी सीआईडी वाले विभाग में। आखिर में जाके इनको इस तरह मनाया गया था कि सीआईडी विभाग का एसपी रैंक का एक अधिकारी रोजाना इनको ब्रीफिंग करेगा गृह मंत्री को। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जब गृह मंत्री को यही नहीं पता चलेगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है खुफिया रूप से, खुफिया जानकारी नहीं मिलेंगी, तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये अब चीजें दफन होंगी, क्योंकि अनिल विज जिस तरह के नेता रहे हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है, तो उनकी मुखरता को कोई रोक नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि डीजीपी से उन्होंने, एडीजीपी ने एक शिकायत की थी, उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा है कि हरियाणा पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है। अब बिल्कुल, ये देखिए, ये बेबाकी का जो व्यवहार है अनिल विज का, ये अन्य मंत्रियों से इनको अलग बनाता है, अलग राजनेताओं से। तो ये अच्छी बात है, प्रदेश के हित में है। भाई ये बोल देते हैं, जो चीज है सामने है उसको वो बोलने में गुरेज नहीं करते। लेकिन शास्त्री जी, एक सवाल ये भी है कि उन्होंने जो एक पैनल तैयार किया है, कल सीएम ने कहा कि सेवा विस्तार 1 साल के लिए मिल गया है। अब सवाल यह कि एक पैनल उन्होंने तैयार किया है नए डीजीपी के लिए, लेकिन उसमें भी उन्होंने मनोज यादव का नाम दिया है। इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, मायने हम और आप कोई चर्चा करते रहे, हरियाणा में किसी मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच इस प्रकार की कोई संवादहीनता भी नहीं है और कोई आपसी कलह भी नहीं है। ये सब प्रक्रिया के तहत आने वाली सब चीजें हैं, और जब आपको अंतिम परिणाम मिलेगा, सुखद मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सामंजस्यपूर्ण मिलेगा, हरियाणा के हित के लिए मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सर देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में ग्राफ जो बढ़ा है क्राइम का प्रदेश में, कई जगह से गोली मारने की खबरें, हत्याएं की खबरें, रोहतक हो चाहे कई जगह से खबरें आई, ऐसे में अब जिस तरह से गृह मंत्री ने डीजीपी पे सवाल उठाया, क्योंकि पुलिस मुखिया है वो, और ऐसे में अगर उनके अपने अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं होगा, आप जानते हैं कि कोई भी अगर पुलिस के महकमे के लोग चाह दें तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। स्वाभाविक बात है, ऐसा तो कुछ तो गड़बड़ी है ना, होता भी है। और यदि कहीं उनकी आंखों को जल देकर कोई काम किया जाता तो उनको वो संज्ञान में भी लाते हैं, उनकी पकड़ में भी रहता है, और होना भी चाहिए। और अपराध बढ़ता है तो उस पर निरंकुश और उसको अंकुश करने का जो काम है वो भी पुलिस का ही काम है। और यदि आगे बढ़ रहा है तो रोकने का प्रयास भी हरियाणा सरकार पुलिस के माध्यम से ही करेगी। इसलिए ये सब पक्ष हरियाणा के हित के लिए चर्चाएं हो रही हैं, और जो परिणाम मिलेगा तो हरियाणा के हित का आपको सबको देखने को मिलेगा। इसलिए चर्चाएं बेशक करें, चर्चा का अंत होगा और इस विषय का जो पटाक्षेप होगा तो निश्चित रूप से सबको ये लगेगा कि ये हरियाणा के हित में था, इसलिए हो गया। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हो, या कोई भी हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी हो, विभाग प्रमुख हो। सर, अगर गृह मंत्री हो के इतने गंभीर सवाल उठा रहे हैं तो इस पे विचार तो करना स्वाभाविक है। कार्यकाल आगे उनकी गतिविधियां बढ़ेंगी। गृह मंत्री हो के सर इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं अगर किसी पुलिस कर्मचारी पे, अधिकारी पे, तो ये तो एक अपने आप में है कि इस पे विचार होना चाहिए, क्योंकि क्राइम का ग्राफ भी तो आप देख रहे हैं। ऐसा है कि ये किसने कहा कि विचार नहीं होगा? ये तो किसी ने नहीं कहा कि विचार नहीं होगा। तो विचार के लिए ही उनका कार्य विस्तार की बात है, और विचार के बाद में यह कि कार्य विस्तार ही तो गृह मंत्री नहीं चाहते। देखिए, एक बात है, कार्य विस्तार में कहीं ये नहीं है कि ये डीजीपी रहेंगे, कार्य विस्तार में ये नहीं है कि ये वहां नहीं जाएंगे। कार्य विस्तार है कि उनसे कुछ समय और लिया जाएगा, उनकी सेवा का उनका उपयोग कहाँ किया जाएगा ये अभी पेंडिंग है, और जब इस पर निर्णय होगा तो आप सबको संतोष होगा कि हाँ ये निर्णय ठीक हो गए। बेड जी, क्या ऐसा ही है? अब ये निर्णय इनको थोड़ी लेना, जो लेंगे जो विपक्षी है वो जरा इनको भी तो कुछ लग रही होगी भनक। सर, आपकी विपक्षी हैं, विपक्ष में है। आप सुनने की हिम्मत भी रखिए, आप सुनने की हिम्मत भी रखिए। देखिए, जो पूरी बात हमने सुनी उसमें ऐसा तो सब बिल्कुल साफ है कि इन लोगों के बीच में, हमारे आदरणीय मंत्रियों के बीच में एक हेल्दी संवाद नहीं है। तभी ये लोगों की मजबूरी है कि पत्राचार पर उतरे हुए हैं, या हम कहें लेटर बॉम्ब
जो हम पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, बिल्कुल वो सब चल रहा है। लेकिन अगर पुलिस की देखिए बात है तो हम देख रहे हैं कि शहर में, प्रदेश में क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस मनमानी भी कर रही है और पुलिस के द्वारा ही क्राइम बढ़ रहा है। बहुत से किस्से हमने और आपने और इन लोगों ने भी ऐसे ही सुने हैं। तो अभी जो इस वक्त बात है वो तो शायद आपस के तालमेल की, आपस के सामंजस्य की है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये, इनका टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन सीएम साहब उसी पर अड़े हैं कि इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। वो कहते हैं वो अक्षम है, लेकिन आप लोग कहते हैं वो बहुत योग्य है। तो कहीं ना कहीं बात ये नहीं है कि वो है या नहीं है, बात ये है कि आपसी तालमेल नहीं है। अमनदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो आपसी तालमेल, जब आप लोग आपस में नेता नहीं बनाएंगे तो आप जनता का क्या भला करेंगे, आप प्रदेश का क्या भला करेंगे? ठीक है। अगर आप ईगो प्रॉब्लम में लड़ते चले जाएंगे आपस में, तो फिर आप जनता से, हम लोग आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? ठीक है। अमनदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस विभाग पे नियंत्रण करने के लिए इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? एक तरफ जो डीजीपी हैं वो सीएम के करीबी माने जाते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री चाहते हैं कि वो डीजीपी ना रहें। तो इसमें कहीं जो पुलिस विभाग है उस पर एक तरह नियंत्रण को लेकर तो लड़ाई नहीं है अंदरूनी? जी खालिद जी, प्राथमिक तौर पे देखने को, हरियाणा के नागरिक के तौर पे मैं देखूं तो ऐसा ही लग रहा है। गृह मंत्री जी जब सरेआम कह रहे हैं कि भाई मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरी बात नहीं अफसर सुनते, और जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया कि पिछले दिनों एक मामला था कि खुद एक डीआईजी सीआईडी को, विजिलेंस के डीआईजी को जो है उन्होंने एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च करवाई। तो कहीं ना कहीं ये सब तो खींचतान चल रही है, लेकिन ये जो है बहुत ही निंदनीय है और दुखदायी है हरियाणा प्रदेश के लिए, और ये हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, हम मानते हैं। और इस तरह की चीजें जो है लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए। और जैसा कि हम कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी रुचि नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी उनको बना दिया गया जो कभी आज तक एमसी नहीं बने थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो है अब भुगतान हरियाणा प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है, और वो बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही ज्यादा जो है पीड़ादायक है, कष्टदायक है हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। ये अमनदीप केसरी है सर, इनेलो प्रवक्ता। अमनदीप केसरी, इनेलो प्रवक्ता। हाँ, ठीक ठीक। कुछ कहना चाह रहे हैं? तो नीचे से कार्यकर्ता कैडर से आते हैं या मुख्यमंत्री के दावे नीचे के कार्यकर्ता बनते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है या लगता है आपको भी कि यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं इनेलो में पीछे भी वो नीचे से कार्यकर्ता के रूप में डेवलप हुए हैं? आप किसी की योग्यता पर, पार्टी की नीतियों पर नहीं होता, लेकिन वो कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं होता जो आज तक अपने दम पर गली का पंच ना बन पाए, वार्ड का मेंबर ना बन पाए, और उसको सीधा नहीं, संघ जो है ना, कोई धर्म का प्रचारक भी सीधा आकर मुख्यमंत्री नहीं बनता। अपने दम पर एक वार्ड का एमसी तो बनकर दिखाए पहले, सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश में। इसका मतलब तो लोकतंत्र ऐसे नहीं कि बाद में बताया गया कि भाई अमनदीप जी, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता, तभी सीएम है। ये तो खैर बेतुकी बयान है, लेकिन ठीक है, नेता स्वीकार किया, उनके नेतृत्व में एक बार में कई बार सक्सेस एक्शन आप लोगों ने किए, सब उनको अपना नेता मान रहे हैं। आपका वो आपके सामने है कि वो आपके सामने है। मंत्री जी, कितने मंत्री उनको अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं, वो आपके सामने तो है। अरे तो मंत्री सरेआम मुख्यमंत्री के डिसीजन के खिलाफ पत्र लिखते हैं, वो उनको अपना नेता स्वीकार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आज चिंता हम करेंगे, आप क्यों करेंगे? ठीक है, हमारा मुद्दा वो नहीं है। जब मंत्री नहीं, आप ठीक है, अमनदीप जी और शास्त्री जी प्लीज। मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, आपको ये पता है क्या? थोपा जाता है। ठीक है, ठीक है सर। नेहरा जी भी लगातार बने हुए हैं। नेहरा जी, मेरा सवाल यही है कि अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है, लोकतंत्र तो है नहीं उनके अंदर। अमनदीप जी प्लीज, वो विधायक चुनकर बने हैं, तब उनको विधायक दल का नेता चुना गया, विधायक बने हैं, ऐसी बातें तो अभी आप प्लीज मत कीजिए। नेहरा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से हम अभी कह रहे थे कि एक तरह से विभाग पर नियंत्रण की बात है, अगर कर्मचारी और अधिकारी दो भागों में बढ़ जाएंगे तो फिर जो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे संभाल पाएगा, कैसे संभलेगा? नहीं खालिद, बात यह है कि ये पूरा प्रकरण जब हो जाएगा
जी। जब इसका पटाक्षेप होगा, मान लिया हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, महीने में हो जी, अगर दोनों व्यक्ति कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो और हमारे डीजीपी हैं, अगर अब दोनों अपने अपने पदों पे बने रहेंगे तो ये बड़ा हास्यास्पद भी रहेगा और ये जो प्रदेश के साथ एक अन्याय भी होगा। क्योंकि जब या तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री गलत बोल रहे हैं या फिर डीजीपी गलत हैं। लेकिन सर ठीक है ना, क्राइम जो बढ़ रहा है, जनता का भरोसा उस पर भी तो है। मान लीजिए कि अगर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है तो जनता भी तो यही सोचेगी कि शायद ये खींचतान की वजह से जो पुलिस है वो अपने सही से काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। देखिए खालिद, जो गड़बड़ होती है वो नीचे से चलती है और इलाज ऊपर से आता है। मेरी बात समझिए आप। बिल्कुल भाई, गड़बड़ होती है वो कांस्टेबल लेवल से होती है और जो इलाज होता है वो डीजीपी लेवल से होता है उसका। मान लिया अगर आपको इलाज करना है तो जो गृह मंत्री हैं वो ये नहीं है कि किसी सिपाही के ऊपर कार्रवाई करें या किसी एसआई पे करें या किसी एसएचओ पे कार्रवाई करें, वो तो सीधा डीजीपी पे कार्रवाई करें। भाई तेरे उसमें कैसे हुआ ये, वो अपने आप खींच देगा सारा सिस्टम। बिल्कुल भाई वही कर रहे हैं गृह मंत्री, वो जो विभाग प्रमुख हैं उन्हीं पे नकेल कस रहे हैं। इनके इरादे साफ हैं। भाई डीजीपी पे ही प्रेशर बनेगा तभी साफ सुथरा रहेगा माहौल। भाई आप एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी जाएंगे, गृह मंत्री का ये काम थोड़ी है। वो तो विभाग के प्रमुख को खींचेगा तभी बात बनेगी। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक उनको बचाने वाले रहेंगे उस अधिकारी को, अगर गृह मंत्री कर रहे हैं किसी अधिकारी के नट टाइट और उसको बचाने वाले रहेंगे तो कैसे आप जो बात कर रहे हो पूरी कैसे होगी। बिल्कुल, अगर अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जाएगी तो फिर बात कैसे पूरी होगी और कानून व्यवस्था कैसे कायम होगा। अब तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमने एक सवाल पूछा था, पहले उस सवाल को आपको दिखा देते हैं और उसके बाद उसका जवाब भी दिखाएंगे। सवाल यह था कि क्या शराब कांड में बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों पर एक्शन की सिफारिश की गई है, और जवाब क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। 95% लोगों का कहना है कि हां, और ना में जो जवाब आया है वो 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।